नमस्कार दर्शकों, मैं हूं इंजीनियर अभिषेक कुमार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज की जो टॉपिक है वो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। आजकल देश में इसकी खूब चर्चा चल रही है कि क्या यूसीसी हमारे देश में लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूसीसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले यूसीसी स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूसीसी का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। तो देश में आजकल इसकी बहुत चर्चा चल रही है और कुछ समुदायों का मानना है कि हमारे देश में यूसीसी लागू होनी चाहिए। वहीं कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि हमारे देश में यूसीसी की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद आता है कि आज की जो इस वीडियो सेशन है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यूसीसी को लेकर क्या कहा था। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यूसीसी को लेकर अपनी क्या राय रखी थी। यूसीसी पर चर्चा ऐसा नहीं है कि अभी ही हो रही है, इससे पहले भी यूसीसी पर चर्चा हो चुकी है। तो इस वीडियो में आज इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि यूसीसी होता क्या है, अगर ये लागू होगा तो इससे हमारे देश में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं या क्या फ़ायदा होगा, या लोगों के अनुसार जैसे लोग सोच रहे हैं, अलग अलग समुदाय के लोग सोच रहे हैं कि क्या इसमें फ़ायदा होगा या फ़ायदा नहीं होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह का कानून समूचे देश में लागू हो और सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए एक ही तरह का कानून लागू हो। इस चीज़ को ही हम समान नागरिक संहिता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शादी है, तलाक है, ज़मीन जायदाद के बंटवारे हैं या अन्य और चीज़ें, सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म या किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हैं। अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो सभी धर्मों के लोगों के लिए शादी करने की जो प्रक्रिया है, तलाक की जो प्रक्रिया है, ज़मीन जायदाद के बंटवारे की जो प्रक्रिया है, वो सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान हो जाएगी, यानी एक ही तरह से ये लागू होगा। इसमें जैसे हिंदू कोड बिल के अनुसार करते हैं, जो मुसलमान हैं वो शरीयत कानून के हिसाब से करते हैं। तो ये जो अलग अलग कानून, अलग अलग धर्म के लोग अपने हिसाब से, जो उनके धर्म के अनुसार जो कानून है, उनके अनुसार से जो चीज़ें चलती आ रही हैं, जो हो रही हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो वो चीज़ें
अपने आप खत्म हो जाएंगी या फिर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा और सभी धर्म के लोगों को एक ही तरह के कानून को मानना होगा अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होती है तो। अब आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 44 के भाग 4, जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 44 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। अगर ये लागू होता है तो हमारे देश के सभी लोगों के लिए एक ही तरह का कानून लागू हो जाएगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूसीसी गोवा में, हमारे देश के गोवा राज्य में लागू है, लेकिन अन्य राज्यों में अभी लागू नहीं है। इस पर चर्चा जरूर चल रही है। विधि आयोग जो है वो उन्होंने अलग अलग संगठन या लोगों से राय मांगी है कि आप अपनी राय दे सकते हैं इस मामले में। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक तरह का निष्पक्ष कानून के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि निष्पक्ष कानून के तौर पर इसे क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि कोई भी नागरिक हमारे देश का हो, अगर उसके लिए एक ही तरह के कानून लागू हों, यानी कि वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अगर वो हमारे देश का नागरिक है तो हमारे देश के नागरिक को उसी कानून के आधार पर, यानी एक ही तरह के कानून के आधार पर जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो शादी होंगी या तलाक होंगी या ज़मीन जायदाद के बंटवारे होंगे या अन्य जो भी चीज़ें हैं, वो उसी आधार पर होंगी। यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता कि ये इनके साथ अलग तरह के कानून जो अभी चल रहे हैं, अलग तरह के कानून जैसे हिंदू कोड बिल के साथ चल रहे हैं, मुसलमान जो हैं वो शरीयत कानून के अनुसार चल रहे हैं, या फिर जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो सभी अलग अलग संप्रदाय के लोग जो है अलग अलग हिसाब से, अपने हिसाब से जो उनका कानून चल रहा है उसके अनुसार से वो अभी इन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन समान नागरिक संहिता लागू हो जाने के बाद अगर हमारे देश में लागू हो जाती है तो सभी धर्म के लोगों को एक ही तरह का कानून मानना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि का अर्थ होता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, यानी इसका मतलब हुआ कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही तरह का कानून लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति के क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय के हो, उनके लिए एक ही तरह का कानून होगा और उसी कानून का देश के हर नागरिक को पालन करना होता है अगर यूसीसी लागू होती है तो, अन्यथा नहीं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारे देश में कई निजी कानून हैं, यानी कि जो अलग अलग धर्म के आधार पर है, अलग अलग धर्म के आधार पर अलग अलग निजी कानून हैं। अब जिसको हम कहते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसे हिंदू के लिए हिंदू कोड बिल है, हिंदू कोड बिल। अब मुस्लिमों के लिए जो है शरीयत कानून है, जैसे मुस्लिमों के लिए शरीयत है, हिंदू के लिए हिंदू कोड बिल है। तो ये सभी जो है अलग अलग धर्म या अलग अलग जाति संप्रदाय के लोगों के लिए, अलग अलग धर्म के लोगों के लिए ये अलग अलग निजी कानून है, जिसको हम पर्सनल लॉ बोर्ड कह सकते हैं, जो अलग अलग धर्म के आधार पर है। अब यूसीसी में क्या है कि यूसीसी के अंतर्गत अगर हमारे देश में लागू होता है तो हमारे देश में जो कानून चलेगा वो हमारे देश की भारतीय संसद जो है वो तय करेगी। जो भारतीय संसद यूसीसी के माध्यम से जो कानून तय करेगी उसके अनुसार से ही पूरे देश में एक समान कानून लागू होगा। इसको कहते हैं यूसीसी,
यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू अगर होता है, अगर यूसीसी लागू होता है तो हम जो कानून लागू होगी वो भारतीय संसद तय करेगी। और हमारे देश में जो फैसले, कानूनी फैसले जो लिए जाएंगे वो सीआरपीसी के अंतर्गत लिए जाएंगे। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो इन चीज़ों से आप इतना समझ चुके होंगे कि समान नागरिक संहिता जो है आखिर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। अब इसमें एक बात और भी बता देना चाहते हैं आपकी जानकारी के लिए कि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है भारत में जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू है, और गोवा को भारत में विशेष राज्य का भी दर्जा प्राप्त है। तो ये आपकी जानकारी के लिए विशेष है। और अब इसके बाद हम ये भी समझ लेते हैं कि गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है तो वहाँ पर जो नियम हैं सभी धर्मों के लोगों के लिए वो क्या क्या हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि भारत में एकमात्र गोवा ऐसा राज्य है जहाँ इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यानी कि समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा के बारे में ये जानना जरूरी है कि संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। हमारे जो भारतीय संविधान यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है उसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये समझ लेते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में लागू है, जो कि भारत का एकमात्र राज्य है, जी हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गोवा ही इस वक्त एक ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं कि गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है उसके अंतर्गत जो गोवा के नागरिक हैं, जो गोवा के लोग हैं सभी धर्मों के, उनके लिए किन किन चीज़ों में समानता है, या फिर उस गोवा सिविल कोड या यूसीसी के अंतर्गत जो है वहाँ के रहने वाले नागरिकों को किस तरह के कानून का पालन करना होता है या किस तरह के कानून को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फैमिली लॉ में एक ही तरह के कानून लागू होते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत गोवा में। तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या किसी अन्य धर्म के हों, इन सभी के लिए फैमिली लॉ एक ही तरह के हैं या एक समान हैं, अलग अलग नहीं है। जैसे अब देख लेते हैं कि शादी है, तो शादी में जो प्रक्रिया है वो गोवा राज्य के सभी लोगों के लिए एक ही तरह के है, अलग अलग तरीके के कानून नहीं हैं शादी को लेके। अब एक चीज़ इसमें और भी जुड़ जाता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के मान्य नहीं, यानी अगर गोवा में कोई शादी करता है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है कपल का, यानी जो हस्बैंड वाइफ हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी मैरिज सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं लिया है, तो वो मान्य नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है, तभी आप सर्टिफाइड रूप से हस्बैंड वाइफ हैं। तो ये चीज़ आपको जानना है कि गोवा में शादी तभी मान्य माना जाता है जब रजिस्ट्रेशन हुआ रहे। अब आता है तलाक के बारे में कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव या किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है और वो तलाक लेना चाहते हैं, तो ऐसे केस में भी सिर्फ कोर्ट के जरिए ही वो तलाक ले सकते हैं। जैसे शरीयत में ट्रिपल तलाक और इन चीज़ों के तहत
तलाक दे दिया जाता था, उस तरीके से आप गोवा में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और सिर्फ अगर तलाक दिया जा सकता है तो सिर्फ कोर्ट के जरिए ही दिया जा सकता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। बता दें कि आपको गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत ये कानून है कि गोवा में कोई भी मुसलमान ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। वैसे तो अब यह पूरे देश का कानून बन चुका है। इसके बाद है कि संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार होगा। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि पति का संपत्ति ज़्यादा होगा और पत्नी की संपत्ति कम होगी। तो पति और पत्नी की संपत्ति पर समान अधिकार होगा, यानी बराबर अधिकार होगा गोवा में यूसीसी के अनुसार। पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चे को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल है। अब यूसीसी के अनुसार यह है कि पेरेंट्स को भी कम से कम आधी संपत्ति का वारिस कह सकते हैं या मालिक कह सकते हैं, मालिक जो है अपने बच्चों को बनाना होता है, जिसमें बेटियां भी शामिल है। कई जगह ऐसा होता है कि बेटियों को शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन यूसीसी नियम के अनुसार जो गोवा में लागू है उसके अनुसार आपको बेटियों को भी संपत्ति में भागीदार बनाना होता है बेटों के साथ। अब इसके बाद आता है कि गोवा में जैसे मुस्लिम 4 शादियां भी कर सकते हैं शरीयत कानून के अनुसार, तो 4 शादी करने का अधिकार गोवा में मुस्लिमों को नहीं है, क्योंकि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू है। इस कानून के अंतर्गत, इस कानून के हिसाब से 4 शादी करने का अधिकार मुसलमानों को नहीं है। वहीं अब हिंदू की बात कर लेते हैं कि कुछ शर्तों के साथ 2 शादी हिंदू कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इस बात को ध्यान रखिए, कुछ शर्तों के साथ। ये नहीं है कि हिंदू भी 2 शादी कर सकते हैं। 2 शादी करने का अधिकार हिंदुओं को भी वैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ शर्त के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने का अधिकार है, और जो मुस्लिम हैं उनको 4 शादी करने का अधिकार नहीं है। कहाँ पर? गोवा में। किसकी वजह से? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वहाँ पर, इस वजह से। तो आशा है कि इतना तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझ लेते हैं कि भारत में क्यों लागू नहीं हो पाया यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में अभी तक क्यों लागू नहीं हो पाया, इसके पीछे की मूल वजह क्या है। सबसे पहले ब्रिटिश काल में जो है 1835 में समान नागरिक कानून जो है इसको लागू करने की बात कही गई थी ब्रिटिशर्स के काल में। 1835 में ये डेट है 1835, जब सबसे पहले ब्रिटिश काल में समान नागरिक कानून के बारे में चर्चा हुई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके, इन मुद्दों पर समान कानून लागू करने की ज़रूरत है। ये ब्रिटिश काल के दरमियान में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेकों जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की ज़रूरत है। पहले मैंने चर्चा में बताया था कि अनुच्छेद 44 के भाग 4 यानी हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी तक लागू क्यों नहीं हो पाया हमारे देश में। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर समान नागरिक संहिता कानून लागू है। हमारे देश के भी संविधान में इसे लागू करने के बारे में
कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 44 के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। अब इसके प्रमुख कारण के वजह के बारे में जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भारत में अभी तक लागू क्यों नहीं हो पाया है। तो इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो है भारतीय संस्कृति की विविधता। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। कई बार होता है कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाजों को भी मानते हैं। हमारे देश में विविधता इस तरह से है कि हमारे देश में जब आप थोड़े थोड़े दूरों पर जाएंगे, यानी जैसे हिंदू वैसे बहुसंख्यक हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर अब जब जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके के रीति रिवाजों को देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे देश में जो हिंदू बहुसंख्यक हैं उनमें भी अलग अलग राज्यों में जब आप जाएंगे तो अलग अलग रिवाज आपको देखने को मिलता है। वहीं हमारे देश में सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान हर धर्म के लोग रहते हैं और उनके अलग अलग कानून हैं, वो अपने अलग अलग कानूनों के हिसाब से उन चीज़ों को मानते हैं। तो इस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए जो वजह बन रही है वो है हमारे देश की विविधता। क्योंकि हमारे देश में हर अलग अलग धर्म के अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं और वो अपने हिसाब से जो उनके धर्म के अनुसार जो निजी कानून हैं वो उनको फॉलो अप करते हैं। और ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में दिक्कत आ रही है या दिक्कत इतने दिन से हो रही है। इसी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी तक लागू नहीं किया जा पाया है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि अलग अलग संप्रदाय के लोगों का अलग अलग तरीके का मत है। कुछ लोग जो निजी कानून है उसी हिसाब से चलना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि मतों का भी अंतर होता है, अलग अलग लोगों के मत होते हैं। एक ही देश में इतने विभिन्न विभिन्न संप्रदाय के लोग रह रहे हैं और विभिन्न विभिन्न संप्रदाय के लोगों का अलग अलग मत है। तो ऐसे कंडीशन में भी लागू करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना आसान नहीं होता। इस बारे में चर्चा बहुत दिन से चल रही है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इस समान नागरिक कानून की चर्चा अंग्रेजी शासनकाल के समय भी हुई थी, लेकिन ये आज भी हमारे देश में लागू नहीं हो पाया है। लेकिन अगर ये हमारे देश में लागू होता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता, अगर ये लागू होता है तो हमारे देश में जितने भी निजी कानून हैं अलग अलग धर्म के अनुसार वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। और अगर लागू होता है तो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि यूसीसी पर स्वर्गीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का क्या सोचना था या क्या मानना था उनका यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का यूसीसी को लेकर ये मानना था कि यूसीसी कोई थोपा हुआ नहीं बल्कि केवल एक प्रस्ताव था। यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि यूसीसी की अगर देश में आवश्यकता है तो इसे लागू किया जाना चाहिए, और अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसे नहीं लागू किया जाना चाहिए। यानी वो लोगों के मतों की बात कर रहे थे कि लोगों की क्या सोच है इस वक्त यूसीसी को लेकर देश में। अगर देश में लोगों को लगता है या जो नेतागण हैं उनका अगर मत है, ऐसा मानना है कि देश में एक देश एक कानून वाला नियम लागू होना चाहिए, यानी समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, तो इसे लागू कर दिया जाना चाहिए। और अगर देश के लोगों को या नेतागण को ऐसा लगता है या उनका मत है कि हमारे देश में जैसे
अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। और इस वजह से क्या है कि जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं अपने अपने निजी कानूनों को ही पालन करना चाहते हैं। तो ऐसे में यूसीसी को लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सिर्फ एक प्रस्ताव के तौर पर रखा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसे लागू कर ही देना चाहिए, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अगर लोगों की मत है या जो नेतागण हैं, जो संसद के सदस्य हैं, अन्य लोग हैं, उनका अगर मानना है कि समान नागरिक संहिता को अगर लागू किया जाना चाहिए तो इसे लागू कर देना चाहिए। तो ये था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को लेकर पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दे रहे थे, या फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि इसे लागू कर ही देना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसे कहा कि ये कोई थोपा हुआ चीज़ नहीं है कि इसे लागू कर ही देना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए। देश में अगर इसकी आवश्यकता है या देश में अगर इसकी ज़रूरत है तो इसे लागू किया जाना चाहिए। इस कानून को, जो समान नागरिक संहिता है, इसे लागू किया जाना चाहिए। और अगर देश के लोगों को अगर लगता है कि इसे लागू अभी करने की आवश्यकता नहीं है तो इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो इन चीज़ों को लेकर जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे, उनका ये मानना था, ये सोचना था कि वो प्रस्ताव के तौर पर इसे रख रहे थे। अगर लोगों का मानना होता कि एक देश एक कानून लागू होना चाहिए, यानी समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, तो लागू कर दिया जाए, और अगर इसकी आवश्यकता या जरूरत नहीं है तो इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब देख लेते हैं कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस पर क्या मानना था, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। हमारे देश की जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद जो पंडित नेहरू जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उनकी क्या सोच थी यूसीसी को लेकर, क्योंकि आज़ादी के बाद इस पर चर्चा हुई थी। तो पंडित नेहरू जी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करने का समय आ गया है। यानी पंडित नेहरू जी जो है इस चीज को लेकर श्योर एंड सर्टेन, मतलब कंफर्म थे कि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि इसे लागू किया जाना चाहिए। यानी पंडित नेहरू जी इस चीज को लागू करने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे थे। इस कानून को, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की जरूरत उन्हें महसूस नहीं हो रही थी। कब? आज़ादी के बाद। इन दोनों व्यक्ति जो हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनका था कि लोगों की मत जान लेने चाहिए, या जो हमारे नेतागण हैं, जो संसद के सदस्य हैं, उस वक्त के जो सभी नेतागण थे, उनका क्या मानना है इस कानून को लेकर, उनकी क्या विचारधारा है, उनकी क्या सोच है, देश के लोगों की क्या सोच है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये था कि उन्होंने एक प्रस्ताव के तौर पर इसे दिया था। इसे उन्होंने भी थोपा नहीं था, किसी पर थोपा नहीं था कि इसे लागू कर ही दिया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने देश की जरूरत के अनुसार कि देश में अगर आवश्यकता है तो लागू किया जाए, देश में अगर आवश्यकता नहीं है तो नहीं लागू किया जाए। ये था मानना भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहब का। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कहा कि उन्हें इस वक्त नहीं लगता कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की ज़रूरत है। तो ये इन दोनों के अपने अपने अलग अलग विचार थे, जिसको हम देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे देश का मुख्य न्यायालय है, उनका इस क्या रुख है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, यानी समान नागरिक संहिता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में जो दिया हुआ है। अब ये भी देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यूसीसी को लेकर क्या सोचना है या क्या मानना है उनका। तो यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कई ऐतिहासिक निर्णयों में सरकार से यूसीसी को लागू करने का आह्वान किया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि एक देश एक कानून को लागू किया जाना चाहिए, ताकि जब वो किसी केस की सुनवाई करते हैं तो किसी के साथ भेदभाव ना हो, और फैसले जब दिए जाएं तो वो सीआरपीसी जो भारत की कानून है उसके हिसाब से
फैसले सुनाए जाएं। इसलिए, और ये आसान भी होता है और किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि आपको फैसले भारत की कानून के हिसाब से दिए जाते हैं, सुनवाई उसी हिसाब से होती है और भारत के कानून के हिसाब से लोगों को फैसले सुनाए जाते हैं। तो इसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र सरकार, जिस वक्त जिनकी सरकार है केंद्र में, उनसे चाहती है कि वो अपना रुख इस पर स्पष्ट करें। यानी क्या रुख स्पष्ट करने को, कि क्या यूसीसी को लागू करने के हक में या फैसले जो हैं, जो केंद्र सरकार उस वक्त मौजूद है या जो सरकार केंद्र में है, उनका क्या रुख है यूसीसी को लेकर, क्या वो लागू इसे करना चाहती हैं या नहीं लागू करना चाहती हैं, उस पर वो अपना रुख स्पष्ट करे। कौन? केंद्र सरकार। जब जिनकी केंद्र की सरकार है और जब इस बात की चर्चा चली है, तब उस वक्त केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। अब ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब इस पर उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि एक देश एक कानून जो है को लागू करना चाहिए। अब एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया था जिसमें मोहम्मद अहमद खास बनाम शाह बानो बेगम, ये एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट में आया था। उस पर इसमें था क्या, इस बारे में पहले बता देना चाहता हूं कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया। जी हां, तो ये केस था मोहम्मद अहमद खास बनाम शाह बानो बेगम, ये एक केस था। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मोहम्मद अहमद खास बनाम शाह बानो बेगम केस था, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिला ने एक याचिका दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट में, और याचिकाकर्ता की जो पर सुनवाई करते हुए उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। अब रही बात कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे देश में निजी कानून है, निजी कानून के अनुसार जो अलग अलग धर्म के निजी कानून हैं उसके अनुसार फैसले सुनाए जाते हैं। वैसे कंडीशन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी फैसला सुनाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो याचिका करता थी वो शाह बानो बेगम हैं। शाह बानो बेगम ने याचिका दर्ज की थी किनके खिलाफ? तो मोहम्मद अहमद खास के खिलाफ दर्ज की थी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद याचिकाकर्ता जो शाह बानो बेगम है उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अब इस फैसले में एक बात समझना है कि क्यों ये फैसला ऐतिहासिक फैसला बना। ये आप देख रहे हैं ऐतिहासिक फैसला, क्यों ऐतिहासिक फैसला बना? क्योंकि हमारे देश में निजी कानूनों के अनुसार फैसले, अलग अलग समुदाय के निजी कानून है उसके अनुसार फैसले सुनाए जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों की बजाय, यानी कि समुदाय के जो व्यक्तिगत कानून थे उसके आधार पर इस केस में फैसला नहीं सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि भारत के कानून सीआरपीसी को प्राथमिकता दी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जब सुनवाई की तब उन्होंने तलाकशुदा मुस्लिम महिला के पक्ष में फैसला सुनाया, और उन्होंने जो समुदाय के व्यक्तिगत कानून थे उसका सहारा नहीं लिया, उसके अनुसार फैसले नहीं सुनाए, बल्कि भारत की जो कानून सीआरपीसी है उसके अंतर्गत उन्होंने फैसला सुनाया और उसको प्राथमिकता दी। साथ ही एक बात और भी जानना जरूरी है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 जो हमारे संविधान का जो आर्टिकल है
उसके भाग 4 में इस पर विवरण दिया गया है, इस पर उल्लेख किया गया है, इस बारे में समान नागरिक संहिता के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे देश में जो संविधान, हमारे देश का संविधान है, उसका अनुच्छेद 44 एक बेकार पड़ा हुआ आर्टिकल बनकर रह गया है। चूंकि हमारे देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है और चूंकि हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर उसमें विवरण दिया हुआ है या उसका उल्लेख किया गया है, तो ऐसे में जब भारत में सभी अलग अलग समुदायों के लिए निजी कानून लागू है, तो ऐसे में ये आर्टिकल जो है वो एक बेकार पड़ा हुआ आर्टिकल बनकर रह गया है। तो ये इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट किया था। ऐसे अन्य और भी कई केस हैं उदाहरण पर मैंने एक केस का उदाहरण लेकर आपको समझाने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब यह भी देख लेते हैं कि अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या क्या बदलाव होंगे। यानी अगर हमारे देश में यूसीसी को लागू कर दिया जाता है तो हमारे देश में क्या क्या बदलाव होंगे। सबसे पहला जो है कि सभी निजी वर्तमान कानून निरस्त हो जाएंगे, ये पहला पॉइंट है। तो सभी निजी कानून यानी कि हिंदू के अनुसार जो हिंदू कोड बिल है या फिर मुसलमानों का जो शरीयत कानून है या फिर जो अन्य धर्मों के अलग अलग निजी कानून हैं वो निरस्त हो जाएंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू होती है। अगर दूसरा है कि हमारे देश की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है, उनका ये मानना है कि क्योंकि ये उनके एजेंडे में भी है कि समान नागरिक संहिता को उन्होंने अपने एजेंडे में भी शामिल किया हुआ है। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनका मानना है कि इससे देश में एक रूपता आएगी, यानी एक समान सभी लोगों के लिए कानून हो जाएगा और इससे सद्भाव आएगा देश में। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है उसका ऐसा मानना है। तीसरा जो अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो शादी यानी कि विवाह, तलाक यानी कि डाइवोर्स, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे, इन सभी चीज़ों के लिए जो सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम हो जाएंगे। यानी अगर आप शादी करते हैं तो चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय का हो, उसके लिए एक ही तरह के नियम लागू हो जाएंगे। तलाक के लिए भी एक ही तरह के नियम लागू हो जाएंगे। चाहे कोई बच्चा गोद लेना चाहता हो उसके लिए भी एक ही नियम होंगे सभी धर्मों के लोगों के लिए। और संपत्ति के बंटवारे में भी एक ही तरह के नियम लागू होंगे। सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम लागू हो जाएगा अगर यूसीसी लागू होता है। तो ये 3 प्रमुख पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसका यूसीसी का आप देख रहे हैं कि बहुत विरोध भी हो रहा है। तो इसका क्यों हो रहा है विरोध, इसके प्रमुख कारण क्या है या इसका विरोध होने की वजह क्या है। तो वजह है कि इसमें जो विरोध कर रहे हैं उनका ये मानना है कि सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है। तो जो अन्य समुदाय के लोग हैं ये जो इनका विरोध कर रहे हैं उनका ये मानना है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो वो एक तरीके से हिंदू कानून थोपने जैसा है। यानी कि हिंदू कानून जो हिंदू कोड बिल के अनुसार जो चल रहा है उसको थोपने जैसा ही है। यह उसी के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। यह लागू होने के बाद हमें उसी तरह के नियमों का पालन करना होगा जो आज हिंदू कोड बिल के अनुसार हिंदू पालन करते हैं। तो इसमें जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है। जी हाँ। अब इसके बाद बढ़ते हैं कि जो विरोध कर रहे हैं उसमें से कई मुस्लिम धर्मगुरु हैं और विशेषज्ञ हैं जिनका ये मानना है कि वो यूसीसी को लागू करने के पक्ष में नहीं है। यानी वो नहीं चाहते
कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो। अब मुस्लिम धर्मगुरु ये विशेषज्ञ क्यों नहीं चाहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू हो? उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है कि उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती है, यानी कि हर धर्म के अपने रीति रिवाज होते हैं। तो उनका यही मानना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं होती हैं और आस्थाएं होती हैं, ऐसे में उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, कि मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, या विशेषज्ञ जो हैं उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं यूसीसी का, क्योंकि उनका कहना है कि हर धर्म में अपनी अपनी मान्यताएं होती है और हर धर्म में अपनी अपनी आस्थाएं होती है, और इस वजह से उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अगर लागू होता है तो हिंदू कानून थोपने जैसा ही हमारे लिए होगा। ये मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है और विशेषज्ञों का कहना है, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनका ये कहना है। तो ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंत में ये भी जान लेते हैं कि क्यों है यूसीसी जरूरी। अब हमारे देश में अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। इस वजह से उनका अपना अपना निजी कानून है, अलग अलग रीति रिवाज है, यहाँ तक कि मैरिज एक्ट भी अलग अलग है। इस वजह से क्या है कि हमारे देश का जो सामाजिक ढांचा है वो बिगड़ा हुआ है, यानी कि इसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग शादी, तलाक, अलग अलग मुद्दों पर उनके अलग अलग तरीके से हैं या अलग अलग से रीति रिवाज हैं उनके। इस वजह से देश में एकरूपता नहीं है, यानी एक तरह के रीति रिवाज या एक तरह के कानून को फॉलो नहीं किया जाता हमारे देश में, क्योंकि अलग अलग धर्म और अलग अलग संप्रदाय के लोग हमारे देश में रहते हैं और वो अपने अपने हिसाब से, जो उनके धर्म के अनुसार से जो निजी कानून है उसका वो फॉलो करते हैं या उसका पालन करते हैं। तो इस वजह से सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है और यही कारण है कि देश में यूसीसी की मांग उठती रही है। ऐसा नहीं है कि पहले भी मैंने बताया कि देश में कई बार यूसीसी की मांग उठती रही है। अब देश में जो ये मांग उठ रही है उसके पीछे की वजह क्या है कि जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। यूसीसी की मांग, यूसीसी की जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी मांग उठने की जो प्रमुख वजह है वो ये है कि सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय के लोग जो अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं या अलग अलग धर्म के लोग अपने निजी कानून के अनुसार चलते हैं या उनको मानते हैं, वो ना मानकर एक ही सिस्टम में वो जुड़ जाएं या एक तरह के नियमों के साथ वो जुड़ जाएं या उनका पालन करने लगे। इसलिए देश में यूसीसी की मांग उठती रही है हमेशा। अब यूसीसी जरूरी क्यों है, उसका जो दूसरा कारण है वो है न्यायिक प्रणाली पर असर पड़ता है। अब चूंकि अलग अलग कानून है तो जब न्यायिक प्रक्रिया होती है तो उस पर असर पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जो न्यायाधीश होते हैं उनको ये देखना पड़ता है कि अलग अलग कानून के हिसाब से, जो निजी कानून है उनके हिसाब से उनको देखना पड़ता है और उसके अनुसार सही फैसले को भी सुनाना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग धर्म के अलग अलग निजी कानून हैं और ये हमारे देश में लागू है कि सभी अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने निजी कानून के हिसाब से चलते हैं या उनको मानते हैं। तो ऐसे में क्या है कि कुछ जब भी किसी केस पर फैसला या कुछ सुनाना होता है तो इसमें कई बार जो ये समस्या आती है कि न्यायाधीश को भी उनके निजी कानूनों को देखना पड़ता है कि उनके कानून में क्या है, उनके कानून में क्या है, उनके कानून के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है। तो इन सभी चीज़ों में जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी देरी भी होती है और उस वजह से न्यायिक प्रणाली पर, हमारे देश की न्यायिक प्रणाली पर असर भी पड़ता है। अब इसका जो तीसरा कारण है कि
शादी, तलाक आदि मुद्दे जो हैं उसके निपटारे के लिए हमेशा जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो अपने अपने धर्म के अनुसार जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से ही करते हैं। इस वजह से भी यूसीसी को लागू करना आवश्यक माना जाता है या आवश्यक समझा जाता है। अब इसके बाद चौथा जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कि हमारे देश की महिलाएं हैं या फिर जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना भी के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। अब कहेंगे कि क्यों हमारे देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को कैसे सुरक्षा मिलेगी? इसलिए क्योंकि जब यूसीसी लागू हो जाएगा यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो हमारे देश के अल्पसंख्यकों के साथ कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो हमारे देश के बहुसंख्यक हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे पारसी हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, जो भी हैं, जिस भी धर्म को पालन करने वाले लोग हैं उन्हें एक ही कानून में बांध दिया जाएगा या एक ही नियमों में बांध दिया जाएगा। और जब कोर्ट यानी कि जो अदालतें हैं वो जब फैसला किसी चीज़ पर सुनाएंगी तो सभी के साथ एक ही तरह का संभाव यानी एक ही तरह का भाव रखा जाएगा, यानी एक ही तरह के रूल और रेगुलेशन को फॉलो अप किया जाएगा, यह माना जाएगा। और फैसले भी एक ही तरह से यानी कि जो भारत के संविधान में जो हमारा सीआरपीसी के तहत जो कानून है उसके अनुसार ही फैसले सुनाए जाएंगे। तो ये एक चीज़ वो भी है कि सुरक्षा को प्रदान करने के लिए भी यूसीसी की आवश्यकता है। एक कारण यह भी है कि यूसीसी के माध्यम से एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। यानी कि अगर यूसीसी लागू होता है तो सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोगों के लिए एक समान कानून हो जाएगा। और एक समान कानून आने का मतलब है कि इससे एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है कि यानी जो राष्ट्रवादी विचारधारा है वो आगे बढ़ेगी और हमारे देश में एक रूपता आएगी, यानी एक ही तरह का भाव आएगा लोगों पर कि हमारे साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, चाहे हम अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं। अगर बहुसंख्यक हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ प्रेफरेंस एक्स्ट्रा मिल रहा है या ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, और जो अल्पसंख्यक हैं उनको कम प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यूसीसी के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वजह से यूसीसी का लागू होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें थी यूसीसी के बारे में। आशा है कि आपको पूरी अच्छी तरह से यूसीसी के बारे में समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।